प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए सभी सम्मानित पत्रकार मित्रों का आज इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं। आज काफ़ी लंबे समय के बाद ये पत्रकार वार्ता यहाँ सोलन में हो रही है। मुझे लगता है कि एक वर्ष पूर्व जब हमारे सह प्रभारी संजय टंडन जी यहाँ आए थे तब आपसे मुखातिब होने का जो है अवसर मिला था और उसके बाद फिर आज जो है, और मैं समझता हूँ इस विलंब का कारण जो है वो कोविड, जिससे हमारा प्रदेश तो गुजर ही रहा है लेकिन साथ ही साथ पूरा देश और विश्व जो है इस महामारी से गुजर रहा है। तो आज लंबे समय के बाद होने वाली इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। पत्रकार वार्ता का उद्देश्य जो है वो जहाँ एक और आप सभी से मिलना है, वहीं साथ ही साथ प्रदेश सरकार की जो उल्लेखनीय उपलब्धियां रही हैं और जो स्वर्णिम 4 वर्ष हमारी सरकार के रहे हैं, ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सर्वांगीण विकास हिमाचल प्रदेश का हुआ है और हमारी सरकार ने हर वर्ग को स्पर्श करने का प्रयास किया है, और उसमें से भी मुझे लगता है कि जिन वर्गों को सरकार के सहारे की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उन वर्गों के साथ संवाद भी हमने स्थापित किया है। और ऐसे वर्गों के हित के हेतु विशेष तौर से जो कल्याणकारी योजनाएं सामान्य ठाकुर जयराम जो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री हैं उनके माध्यम से जो लागू हुई है, तो इस वर्ग को जिसको सबसे ज़्यादा सरकार के सहारे की आवश्यकता होती है उसको लाभ पहुंचाने का काम जो है हमारी सरकार ने किया है। साथ ही साथ बड़ी योजनाएं, बड़े प्रोजेक्ट्स जिससे प्रदेश में रोजगार के साधन उपलब्ध हों और प्रदेश के विकास को जिससे गति मिले, ऐसे बड़ी योजनाएं, ऐसी नवीन योजनाएं, ऐसी नई परियोजनाएं भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में कार्यान्वित की है। ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि देश में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक एक योजना के माध्यम से तकरीबन आधी आबादी हमारे देश की अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उसको लाभ पहुंचाने का काम जो है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा हुआ है। और मैं ये समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ही हमने अनुकरण किया है। हमने इस तरह से अनुकरण किया है कि सरकार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता जिस वर्ग को होती है तो उस वर्ग को जो है सरकार सहारा दे। मैं ये समझता हूँ, वैसे तो सब उपलब्धियां जो हैं, आंकड़े जो हैं आपके पास होते ही हैं, लेकिन एक स्मरण के नाते और वो मैं आपके सामने उनका मैं उल्लेख करना जो है औपचारिक तौर से उचित समझता हूँ। हमारा जो पहली कैबिनेट थी हमारी सरकार की और जिसमें बतौर मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की जो पहली कैबिनेट थी और मुझे भी अपने क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से मुझे भी वहाँ जो बैठने का मौका मिला था, तो पहला निर्णय जो लिया गया था वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आयु सीमा को घटाने का जो है वो निर्णय हमारी सरकार ने लिया। 80 वर्ष से ये आयु सीमा घटा करके हमारी सरकार ने 70 वर्ष की थी और मुझे ये बहुत हर्ष होता है ये बताते हुए कि 70 वर्ष से अधिक 3,07,000 वृद्धजनों को आज 1500 रुपये मासिक जो है वो पेंशन प्रदान की जा रही है। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन अगर मैं कुल मिलाकर के अन्य भी जो वर्ग हैं जिनको ये पेंशन दी जाती है, सारी अगर मैं सम्मिलित रूप से इनको मैं समअप करने का अगर मैं एक संयुक्त आंकड़ा जो है मैं आपके सामने रखूं तो प्रदेश के अंदर 6 लाख से अधिक जो है इस समय पेंशनर्स हैं और वर्तमान में जो है लगभग 2 लाख नए पेंशन के मामले जो है वो स्वीकृत हुए हैं। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना, नारी सशक्तिकरण जो है हमारी सरकार का जो है वो एक विशेष क्षेत्र जिसको कि एक प्रायोरिटी के तौर पर प्राथमिकता भी दी जाए और सशक्तिकरण भी किया जाए। हम सब जानते हैं कि 2007 से 12 की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे, उस समय एक
ऐतिहासिक निर्णय जो है तत्कालीन सरकार ने लिया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया था, जिसमें पंचायत निकायों के 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का जो है वो फैसला हुआ था। और उसके बाद मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर नारी सशक्तिकरण की ओर हम बढ़े। सीधा सीधा जो है विकास का जुम्मा, विकास का दायित्व जो है वो, और घर से निकल करके, चूल्हे चौके से निकल करके नारी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान जो है वो विकास में करने में जो है उनका योगदान जो है वो सुनिश्चित हुआ था उस योजना के माध्यम से। वर्तमान सरकार ने स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत 65 वर्ष से लेकर के 69 वर्ष तक की आयु वर्ग की जो मातृशक्ति है, महिलाएं हैं, उनको 1000 रुपये मासिक पेंशन जो है वो देने का जो है वो निर्णय लिया है। हम सब जानते हैं कि गृहिणियां जो कि घर में रहती हैं, जिनको कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है और जिनका परिवार को एक रखने में, समाज को एक रखने में, समाज को दिशा देने में भी जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है, तो उनको सशक्तिकरण के नाते जो है ये कदम जो है एक बहुत प्रशंसनीय कदम मैं समझता हूं हमारी सरकार का रहा है। और अगर मैं नारी सशक्तिकरण की बात करूं, महिलाओं को मैं प्राथमिकता देने की बात करूं और उनके निमित्त ही कोई विशेष योजना भी अगर बनी है तो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बनी है, जिसको हम गृहिणी सुविधा योजना के नाम से जानते हैं, जिसमें 3,23,000 परिवारों को जो है वो फ्री गैस कनेक्शन जो है हमारी सरकार के द्वारा दिए गए हैं। और इसके ऊपर जो है तकरीबन 120 करोड़ रुपया जो है हमारी सरकार ने खर्च किया है। उसी के साथ साथ लोगों के रोजमर्रा की जो शिकायतें हैं, जो तकलीफें हैं, उनका निवारण होता है। इसके लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 कोई भी फोन कर सकता है, अपनी ग्रीवांस जो है वो बता सकता है और तब तक जो है वो ग्रीवांस उस पोर्टल पर से ड्रॉप नहीं होती है जब तक शिकायतकर्ता जो है वो संतुष्ट नहीं होता है। और मैं ये समझता हूं कि इस माध्यम से घर बैठे लोगों की समस्या का समाधान जो है वो हुआ है। और पोर्टल पर अब तक प्राप्त इस हेल्पलाइन के माध्यम से जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसमें से तकरीबन 86% शिकायतों का निपटारा जो है वो किया गया है। उसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ग्रीवांस रिजर्वेशन की हम बात करें और अगर हम सरकार जो है वो घर द्वार जो है लोगों को न्याय जो है वो प्राप्त हो, उसके नाते जो है वो जनमंच की योजना जो है वो हमारी सरकार ने जो है वो जारी की थी। और ये पहली बार हुआ हिमाचल प्रदेश में कि जनमंच के माध्यम से क्षेत्र हमारे प्रदेश के कोने कोने में, दूर दराज के क्षेत्रों में, हर निर्वाचन क्षेत्र में राउंड वाइज जब जिस निर्वाचन क्षेत्र का में जो है जब जनमंच आयोजित होता है तो अलग अलग स्थान पर जो है हर बार ये जनमंच जो है किया जाता है। उसमें प्रयास ये होता है कि दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ से लोगों का आना जाना जो है संभव, उसमें जो है कठिनाई है, ऐसे स्थानों पर जो जनमंच कार्यक्रम जो है आयोजन किया जाए। तो ऐसे इन कार्यक्रमों के माध्यम से सीधे सीधे लोगों के हाथ में मंच दे करके, लोगों को मंच दे करके, उनके हाथ में माइक दे करके अपनी ग्रीवांस जो है वो बता सके, जिसमें पूरा सरकारी जो हमारे अधिकारी हैं, प्रशासन के जो अधिकारी हैं उस जनमंच में मौजूद होते हैं। और इसको भी जो है, इसके भी 3 हिस्से हैं इस जनमंच कार्यक्रम के। उसमें प्री जनमंच एक्टिविटीज होती हैं जिसमें पूरे क्षेत्र में जो पंचायतें जनमंच के तहत जिनको कवर किया गया होता है उसमें अधिकारी प्रवास करते हैं और लोगों की शिकायत जो है वो जानने का और वहां पर जो तकलीफें उनको हो रही है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो काफी समस्याएं तो प्री जनमंच एक्टिविटीज जो है उसके दौरान उसका समाधान होता है। फिर मुख्य कार्यक्रम जनमंच कार्यक्रम होता है और उसके बाद फिर पोस्ट जनमंच होता है, जिसके ऊपर हम जो ग्रीवांसेस आ गई हैं और जिनका मौके पर निपटारा नहीं हो सका, जिसमें अधिकारियों को मौके पर जाकर के प्रवास करके वस्तु स्थिति वहाँ जान करके और फिर उस ग्रीवांस को एड्रेस करने का, उसके समाधान करने का जो प्रयास होता है, तो ये एक्टिविटीज फिर पोस्ट जनमंच कार्यक्रम के अंदर जो है उसका जो है निपटारा किया जाता है और प्रत्येक जनमंच कार्यक्रम की रिपोर्ट जो है सरकार को प्रेषित की जाती है। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा कार्यक्रम था जिसके माध्यम से पहली बार प्रदेश में एक आम आदमी को
मंच देने का, एक आम आदमी के हाथ में माइक दे करके उसको अधिकार दिया गया अपनी बात कहने का। क्योंकि सरकार जो है वो लोग बनाते हैं, लोगों के लिए सरकार बनती है, लोगों के कल्याण के हेतु, हित के हेतु जो है वो सरकार का गठन होता है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु कि हमारी जवाबदेही, ठाकुर जयराम जी की सरकार की जवाबदेही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जवाबदेही लोगों के प्रति है, इसलिए लोगों को कार्यालयों के चक्कर में काटने पड़े और सरकार जो है लोगों के पास जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो है इस कार्यक्रम का आगाज जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो हुआ है। इसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाहूंगा कि वैसे तो अनेकों योजनाएं हैं, इसकी मैं विस्तृत सूची आपको जो है इस कार्यक्रम के बाद, इस वार्ता के बाद मैं आपको दे दूंगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रश्न हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन जो है इन 4 वर्षों के अंदर पूरे प्रदेश भर में आया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया टुडे जो कि एक प्रतिष्ठित एक मैगजीन है, उसके द्वारा भी उनका जो नवंबर 2021 का जो अंक था, उसमें मोस्ट इम्प्रूव्ड बिग स्टेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से, स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से अगर किसी स्टेट को अच्छा आंका गया है, सर्वश्रेष्ठ आंका गया है, तो वो हिमाचल प्रदेश को आंका गया। मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश के लिए और हम सब के लिए ये बहुत गर्व का विषय भी है, ये बहुत हर्ष का विषय भी है, और हमारी सरकार की ये विशेष उपलब्धि रही है। क्योंकि 4 वर्षों के अंदर अगर किसी एक क्षेत्र को विशेष फोकस और विशेष अगर ध्यान जो है किसी विशेष क्षेत्र को अगर मैं कहूँ कि जिसकी ओर सरकार ने पूरा ध्यान अपना रखा है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर की ओर जो है वो रखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन 4 वर्षों के अंदर रिकॉर्ड डॉक्टर्स की भर्ती जो है वो हुई है हमारे प्रदेश के अंदर, और तकरीबन 1600 से अधिक डॉक्टर जो है वो नियुक्त किए गए हैं। और दूर दराज के क्षेत्रों में भी हम जाएं तो वहाँ पर जो हमारे चिकित्सा संस्थान हैं, वहाँ पर भी हमको जो है वो डॉक्टर्स जो हैं वो बैठे दिखाई देंगे, अपनी सेवाएं जो है वो दिखाई देंगे। अपने मैं जिले की बात करूँ तो कुल जो डॉक्टर्स के स्वीकृत 101 पद हैं, उसमें से 98 हमारे जो हैं डॉक्टर्स जो हैं वो हमारी पोस्ट जो है वो फिलअप है। अगर हम अपने सोलन अस्पताल की बात करें, मुझे याद है जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय हम लोग प्रदर्शन किया करते थे कि डॉक्टर्स नहीं है, और स्वीकृत पदों के मुताबिक जो है डॉक्टर्स की कभी भी जो है यहाँ पर संख्या पूरी कभी भी नहीं रही जब कांग्रेस का शासनकाल था। लेकिन मुझे आपको ये बताते हुए हर्ष होता है कि 28 स्वीकृत पदों में से 28 के 28 जो हैं आज हमारे RH हमारा जो रीजनल हॉस्पिटल सोलन है वहाँ पर 28 डॉक्टर जो हैं अपनी सेवाएं जो हैं वो दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक कोविड से हमारा जो लड़ाई का जो प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सर्वश्रेष्ठ रहा। वैक्सीनेशन की दृष्टि से हमने जो है, चाहे वो 18 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन का प्रश्न हो, फर्स्ट और सेकेंड डोज 18 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के लिए हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने पूरे देश भर में सबसे पहले जो है ये टारगेट अचीव किया है। इसका श्रेय जो है मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं। उन्होंने लगातार पूरे प्रदेश के ऊपर जो अपनी नजर बनाए रखी है, और जब फर्स्ट वेव थी और जब सेकेंड वेव थी और जब हम बड़े चुनौतीपूर्ण समय से जब हम गुजर रहे थे, जब बहुत कठिन समय था, हम और आप सब जानते हैं, हम और आप सब इसके गवाह हैं, तो उस समय कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से, VC के माध्यम से, जिलों से जुड़ करके प्रत्येक जिले की जो स्थिति है उसका जायजा, उसका आकलन हम लोग जब नहीं करते थे, और फिर जो भी करना होता था उसके लिए तुरंत दिशा निर्देश जो जारी होते थे। प्रवास भी बहुत हुआ, मेरा भी कोविड के दौरान जो है पूरे प्रदेश भर में प्रवास हुआ। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेतृत्व करते हुए पूरे प्रदेश भर में उन्होंने भी प्रवास किया, और कोई दिक्कत जो है हमने प्रदेश वासियों को जो है आने नहीं दी। आज 48 PSA प्लांट्स जो है वो हिमाचल प्रदेश के पास है, 1018 वेंटिलेटर जो है वो हिमाचल प्रदेश के पास है। अगर मैं D टाइप सिलेंडर्स की बात करूं तो आज पर्याप्त सिलेंडर्स हमारे पास हैं, और कुल जो हमारा ऑक्सीजन का जो भंडारण है वो 100 मीट्रिक टन जो है आज हमारे पास ऑक्सीजन का भंडारण जो है किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए, किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। ये तो मैं इसको बड़ा सुखद स्थिति कहूँगा
जैसे पहले अपेक्षा की जा रही थी कि थर्ड वेव जो है आएगी और बड़े भीषण रूप में और बहुत प्रचंड रूप में आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब जैसे नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो घटना शुरू हुए हैं, लेकिन भविष्य में किसी भी ऐसी आपातकालीन स्थिति की जो है उससे संभावना से इनकार किया नहीं जा सकता और इसके लिए पर्याप्त तैयारी जो है वो हिमाचल प्रदेश ने की है। अगर हमारे पड़ोसी राज्य में, मुझे याद है कि जब कोविड के बड़े भीषण दौर से हम गुजर रहे थे, तो जो हिमाचल वासी जो हरियाणा में थे, जो पंजाब में थे, जो दिल्ली में थे और अन्यत्र और राज्यों में थे, तो उनका वो वहाँ से जो है उनका पलायन हिमाचल के प्रदेश की तरफ जो है वो शुरू हुआ। वो इसीलिए हुआ, उनको विश्वास था और हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति थी उसको लेकर के उनको ये विश्वास था कि अगर हम कहीं बच पाएंगे, ऑक्सीजन की कहीं जब कमी नहीं होगी, पर्याप्त हमें जो है वो सुविधाएं जो है अस्पतालों के अंदर मिलेगी, अगर कहीं जाकर के हम बच सकते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जाकर के बच सकते हैं। तो ये कुशल प्रबंधन के नाते जो है ये सारा जो है काम जो है हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी भांति जो है संपन्न किया गया है और आगे आने वाली किसी भी ऐसी स्थिति के लिए हम लोग जो है वो तैयार हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। उसके अलावा 15+ जो हमारा जो है वैक्सीनेशन का कार्य भी जो है वो बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि एक बड़ी कमिटेड टीम स्वास्थ्य विभाग की हमारे प्रदेश के पास है, हमारे आशा वर्कर से लेकर के और हमारे उच्च अधिकारियों तक जो योजना में शामिल रहते हैं, रोज रोज समीक्षा करते हैं स्थिति की और फिर आगे किस प्रकार से बढ़ना है उसकी जो है वो चिंता की जाती है। इसलिए आगे आने वाली किसी परिस्थिति के लिए हिमाचल प्रदेश जो है वो पूर्णतया तैयार है और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो किसी प्रकार से हमारे प्रदेश के लोगों को जो है वो उसकी कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसके लिए नित्य निरंतर जो भी प्रयास जो है वो सरकार को करना है उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे, ये मैं बोलना चाहता हूँ। ये बात ठीक है कि यहाँ पर कई बार जो है कुछ प्रश्न जो है सोलन को लेकर के उठते हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ सिटी की मांग, जैसे कि यहाँ की हमारी बहुत पुरानी मांग है और मैं आपको ये आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि तकरीबन 10-12 दिन के अंदर जो है, क्योंकि सीटी मशीन जो है हमारी यहाँ की जो परचेज हो चुकी है और अब वो उसका इंस्टॉलेशन जो है वो यहाँ उसको अभी लाया जाना है और फिर वो इंस्टॉल होनी है और मैं बड़े विश्वास के साथ ये बात आपके सबके बीच में कह रहा हूँ कि 10 या 12 दिन के अंदर जो है ये मशीन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है 25 जनवरी को बहुत सी घोषणाएं जो हैं वो की गई हैं, जो मैं समझता हूँ ऐतिहासिक हैं और उनका उल्लेख भी मैं आपके सामने जो है यहाँ पर करना चाहता हूँ। कर्मचारियों की संख्या जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है हम सब जानते हैं, तकरीबन 2.5 लाख कर्मचारी जो हैं अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग विभागों के, अगर हम कुल योग कर लें तो इस प्रकार की संख्या जो है वो हमारे जो है कर्मचारियों की बनती है और पेंशनर्स भी जो है ये संख्या तकरीबन जो है 1.5 लाख की संख्या पेंशनर्स की बनती है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सम्मानीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 25 जनवरी 2022 को उनका सोलन आना हुआ था। मैं साथ नहीं आ पाया था क्योंकि मैं उस समय कोविड से जो है ग्रस्त था और आइसोलेशन में था, इस करके मैं साथ नहीं आ सका। लेकिन सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने अभूतपूर्व घोषणाएं जो हैं उस दिन यहाँ पर जो है हमारे ही इस जिला से और जिनका संदेश जो है वो पूरे प्रदेश भर तक जाएगा और जिसका लाभ जो है पूरे प्रदेश के लोगों को जिनका लाभ होगा, ऐसी घोषणाएं जो है वो मां शूलिनी की धरती से सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने की। उसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान जो है वो लागू किया गया और जिससे जो है वो 2.5 लाख कर्मचारियों को जो है 6,000 करोड़ के वित्तीय लाभ जो है वो मिलेंगे और पहले जो कर्मचारियों को 2 विकल्प दिए गए थे उसके अलावा तीसरा विकल्प भी जो है वो दिया जाए। उसके अलावा पेंशनर्स के लिए भी जो है 1.5 लाख नहीं, ये संख्या जो है 1,75,000 है पेंशन धारकों की और पंजाब वेतनमान के अनुसार जो है पेंशनर्स को भी जो है पंजाब वेतनमान के मुताबिक जो है वो पेंशन का जो उनका देय बनता है उसको देने की घोषणा जो है सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने की है। उसके अलावा एक प्रमुख घोषणा जो सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुई है, जिसका हर घर को जिसका जो है वो लाभ होगा, तो मुझे लगता है अधिकांश लोग जो हैं उस कैटेगरी में आते हैं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि प्रति माह 60 यूनिट विद्युत खपत पर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं
से कोई भी विद्युत शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिससे उनकी विद्युत खपत प्रति यूनिट शून्य मानी जाएगी। और अभी फिर बाद में ये निर्णय भी लिया गया, क्योंकि काफ़ी कॉर्नर से ये बात आ रही थी कि ठीक है, जो बिजली खर्च हुई है उसका तो कोई जो है वो 60 यूनिट तक कोई उसका चार्ज नहीं होगा, लेकिन सरचार्ज और मीटर रेट जो है वो तो आता है, लेकिन उसको भी जो है शून्य करने की घोषणा जो है वो सरकार ने, निर्णय जो है वो सरकार ने किया है। यानी कोई सरचार्ज नहीं होगा। मेरे ख्याल में 15 रुपये मीटर रेंट होता था, और हाँ जी 50 रुपये मीटर रेंट और सरचार्ज होता था कुछ 15 या 20 रुपये शायद। तो ये भी जो है, इसको भी शून्य जो है वो करने की निर्णय जो है वो हमारी सरकार ने किया है। तो 60 यूनिट तक जीरो जो है वो बिल आएगा, और उसके अलावा जो है वो 125 यूनिट तक जो है, जो 125 यूनिट तक जो है जो उपभोक्ता खर्च करेंगे, तो प्रति यूनिट जो है 1 रुपया विद्युत शुल्क जो है वो लिया जाएगा। और किसानों के लिए जो है, जो ट्यूबवेल्स हैं उसके लिए जो बिजली की जो खपत होती है, उसके लिए विद्युत शुल्क जो है वो 50 पैसे से घटा करके 30 पैसे प्रति यूनिट जो है वो करने की घोषणा जो है वो सामान्य मुख्यमंत्री जी ने की है। उसके अतिरिक्त एक जो बड़ा निर्णय सामान्य मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो घोषणा सामान्य मुख्यमंत्री जी ने की है, उसके मुताबिक कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के हेतु, ये बात जो है समाज के तकरीबन हर कोने से, हर वर्ग से, इस प्रदेश के हर कोने से ये बात आती थी, और कई बार पत्रकार मित्र भी इस बात का उल्लेख जो है वो किया करते थे जब हमसे मिलते थे, कि ये जो लिमिट है आय सीमा की 35,000 की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए, इसको बढ़ाया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। तो एक बहुत बड़ी घोषणा सामान्य मुख्यमंत्री जी द्वारा 25 जनवरी को यहाँ सोलन से हुई है कि ये वार्षिक आय सीमा की मौजूदा जो 35,000 रुपये की जो सीमा है, इसको बढ़ा करके 50,000 रुपये की करने की घोषणा जो है सामान्य मुख्यमंत्री जी ने की है। तो मैं समझता हूँ इन योजनाओं के द्वारा और इन घोषणाओं के द्वारा एक काफ़ी बड़े वर्ग को जो है प्रदेश में लाभ देने का, और मैं समझता हूँ कार्य जो है वो हमारी सरकार ने किया है। उसके अलावा हमारे निर्वाचन क्षेत्रवार जो है, अगर मैं कहूँ, हमारे जिले के अंदर काफ़ी विकास के काम जो हैं हुए हैं। मुझे याद है कि जब कोविड जो है, चाहे वो तीव्र से तीव्र अवस्था में भी रहा हो, तब भी विकास के कामों के हेतु जो है सरकार ने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सामान्य मुख्यमंत्री जी लगातार पूरे प्रदेश के अंदर शिलान्यास भी होते रहे, और संपूर्ण किए गए कामों का जो है उद्घाटन भी होता रहा। हम सब जानते हैं सोलन के हेतु पूरे जिला के अंदर भी अनेकों ऐसे विकास के कामों के शिलान्यास और उद्घाटन सामान्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुए हैं। और जब तो प्रवास संभव था तो प्रवास भी हुआ है, और उन प्रवासों के माध्यम से भी जो है काफ़ी कामों को जो है यहाँ पर गति दी गई है। कसौली विधानसभा क्षेत्र में ब्रीफ में सब बातें जो हैं आपके समक्ष रखूंगा। इसका डिटेल नोट हम आपको जरूर जो है इसके बाद देंगे, ताकि उसमें जो है सारा ब्यौरा जो है वो आपको आ जाए। तकरीबन 120 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास सामान्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है वो हुए हैं। हमें एसडीएम कार्यालय मिला है। सोलन वाले तो सौभाग्यशाली हैं, मंडल देव जी बैठे हैं कि इनके पास तो दो एसडीएम हैं, हमारे पास एक भी नहीं है। लेकिन इस बार जो है इस कार्यकाल में सामान्य मुख्यमंत्री जी का जो पहला प्रवास हुआ था हमारे निर्वाचन क्षेत्र का, आज से तकरीबन 3 वर्ष पूर्व, तो ये एसडीएम कार्यालय उन्होंने हमें देने की घोषणा की थी। आज हमारा एसडीएम कार्यालय जो है वो फंक्शनल है, और लोगों को सुविधाएं जो है अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में मिल रही हैं, सोलन नहीं आना पड़ता। साथ ही साथ परवाणु को भी जो है उप तहसील का दर्जा देने का घोषणा जो है वो हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो है वो हुई थी, और 6 नई ग्राम पंचायतें जो हैं हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर बनी हैं। बड़ी पंचायतें थी, उनको काट करके छोटा किया गया, और 6 नई पंचायतें जो है निकल करके आई हैं, जिससे अब और ज़्यादा विकास जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का जो है वो संभव होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जो है वो बढ़ा करके 50 बेड का किया गया है,
और इसके लिए अभी धनराशि जो है वो अपेक्षित है। इसकी डिज़ाइन ड्राइंग्स वगैरह जो है अभी बनने की प्रक्रिया में है। जैसे ही वो प्रक्रिया पूर्ण होगी उसके बाद बजट के आवंटन के बाद इसका भी जो है शिलान्यास सामान्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है वो हम करवाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उसके अनुरूप डॉक्टर्स की भी स्ट्रेंथ जो है वो उसका भी हम बढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ताकि देखिए हमारे आसपास के जो अस्पताल हैं उनको अगर हम स्ट्रेंथन करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर जो हमारे मुख्य अस्पताल हैं वहाँ पर फिर बोझ जो है वो कम होगा। चाहे वो परवाणु का अस्पताल है, हमारा कंडाघाट है, चाइल्ड है, इसी प्रकार आसपास के जितने हमारे और जो CSCs हैं या हमारे PSCs हैं वहाँ पर डॉक्टर्स हों, वहाँ पर सुविधाएँ हों, ताकि मुख्य अस्पताल पर जो है वो बोझ कम हो। साथ ही साथ देवठी में जो है वो पशु अस्पताल जो है अस्पताल जो है वो स्वीकृत हुआ है और 103 करोड़ की एक हमारी जो है बड़ी योजना पेयजल की गिरी से जो है वो पानी उठा करके हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे हमारे निर्वाचन क्षेत्र की मुझे लगता है पूरे प्रदेश के अंदर जो बड़ी पेयजल योजनाएं बनी हैं उनमें से ये बड़ी योजनाओं में से एक योजना जो है वो हमारे निर्वाचन क्षेत्र की है, जिसपे तकरीबन जो है 103 करोड़ रुपया खर्च होंगे और 17 ग्राम पंचायतें जो हैं उनको जो है इस योजना के तहत जो कवर किया जाएगा, इस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा और 179 जो गांव हैं वो इसके तहत जो है कवर होंगे और तकरीबन 60,000 हमारे जो लोग हैं वो इस योजना के माध्यम से जो है वो उनको जो है वो लाभ दिया जाएगा, वो कवर होंगे इस योजना के तहत। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी योजना जो है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी इस कार्यकाल की ये बड़ी योजना है और ये संभव हुआ है हमारे सम्मानीय ITF मिनिस्टर ठाकुर महेंद्र सिंह जी के प्रयासों से और उनका जो विशेष हमारे कसौली निर्वाचन क्षेत्र के विकास के हेतु जो उनका आशीर्वाद है और साथ ही साथ सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये योजना जो है वो सिरे चढ़ी है और कुछ ही दिनों के अंदर मैंने निवेदन किया है कि इस ही महीने में सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास जो है हमारे निर्वाचन क्षेत्र का तय हो जाए, ताकि फिर हम जो है इसका शिलान्यास करवा सकें। वैसे इसका प्रारंभिक चरण का कार्य जो है वो उसकी जो है तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं, पाइप्स आ गए हैं, ले होने की प्रक्रिया जो चली हुई है, तो ये और तेज गति से जब फिर शिलान्यास के बाद इसका निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा और जल्द ही योजना शुरू करने को, क्योंकि कसौली निर्वाचन क्षेत्र के अंदर अगर कहीं कोई बड़ी समस्या हमारे कसौली के इर्द गिर्द, कसौली जो हमारा टाउन है उसके आसपास की हमारी जो 16-17 पंचायतें हैं, अगर वहाँ कोई सबसे बड़ी समस्या थी अब तक की तो वो पेयजल की समस्या थी और मैं समझता हूँ आगे आने वाले 30 से 40 वर्षों तक के लिए जो है हमारी पेयजल की समस्या जो है वो उसका निवारण जो है हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लिए हो जाएगा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है इस कार्यकाल की हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लिए योजना है। साथ ही साथ 1 करोड़ रुपया जो है हमारे धर्मपुर महाविद्यालय के निर्माण के हेतु स्वीकृत हुआ है, उसका निर्माण कार्य चला हुआ है। अभी तकरीबन 5 करोड़ की राशि और अपेक्षित है और मुझे लगता है इस बजट के बाद जो है ये 5 करोड़ की राशि भी जो है हमें मिल जाएगी और इसी वर्ष हमारा जो डिग्री कॉलेज है धर्मपुर उसका भी निर्माण कार्य जो है इसी वर्ष पूरा हो जाएगा और नई बिल्डिंग में जो है कक्षाएं जो हैं वो निश्चित तौर से जो है वो चलनी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ब्रीफ में हमारे निर्वाचन क्षेत्र की ये जो है वो कुछ योजनाएं जिनका उल्लेख मैंने आपको किया है और साथ ही साथ सोलन विधानसभा क्षेत्र में अब तक मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा 316 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुए हैं। अर्की विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो 144 करोड़ से अधिक की योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास जो है वो अर्की विधानसभा क्षेत्र के हेतु जो है सामान्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन 4 वर्षों के दौरान जो है वो हुए हैं। नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र के हेतु जो है एक बड़ी योजना उसी का मैं उल्लेख करते हुए और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 265 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने की जो है वो केंद्र सरकार की स्वीकृति जो है वो मिल गई है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जिला के लिए और वैसे भी अगर मैं कहूँ तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब अगर कहीं है तो वो हमारे ही जिला के अंदर है, पदीप रोटी वाला नालागढ़ इस क्षेत्र में, और जिसके माध्यम से और इंडस्ट्रियल हब भी है, फार्मा हब भी है और उसके माध्यम से
बहुत से हमारे ही प्रदेश के लोगों को, बच्चों को यहाँ पर काम करने का मौका मिला है। और ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क जो कि नालागढ़ में जहाँ इसके लिए जो है भूमि चयनित हुई है 265 एकड़ भूमि, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तकरीबन 10,000 लोगों को जो है इस परियोजना के माध्यम से यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जो है वो रोजगार मिलेगा हमारे प्रदेश के लोगों को। और 350 करोड़ रुपया जो है वो इसमें खर्च होंगे, जिसमें 100 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र से हमको मिलेगा और 250 करोड़ रुपया जो है इसके लिए केंद्र सरकार जो है वो हमको प्रदान करेगी। दोनों विधानसभा क्षेत्र में 290 करोड़ रुपए की योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास, और नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र के अंदर भी 200 करोड़ से ऊपर के शिलान्यास और उद्घाटन जो है सामान्य मुख्यमंत्री के द्वारा विभिन्न विकासात्मक जो योजनाएं हैं उनके हुए हैं। और दोनों विधानसभा क्षेत्र में अब तक मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के द्वारा 290 करोड़ रुपए की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास जो है वो किए गए। तो कुल मिलाकर के ये सारा जो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रवार भी जो हमारे जिला के अंदर जो है जो सरकार की जो उपलब्धि रही है उसको मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। और योजनाओं की भी जो डिटेल है उसको भी मैं आपके सामने उसका ब्रेकअप जो है हम आपको दे सकते हैं। जो मैंने कहा कि 290 करोड़ के, 300 करोड़ के, 200 करोड़ के शिलान्यास उद्घाटन जो है इसका ब्रेकअप हम आपको जो है उपलब्ध करवा देंगे, ताकि फिर स्कीम वाइज जो है वो स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाए। तो कुल मिलाकर के आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मात्र मुझे तो इतना ही कहना है। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो निश्चित तौर से होंगे इस सवाल पर, क्योंकि 2 महीनों से ये कवायद की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो सीटी स्कैन मशीन है वो आ जाएगी, लेकिन अब जो है फरवरी का माह शुरू हो चुका है और 10 तारीख आज हो चुकी है। 31 जनवरी को खुद सोलन के विधायक डॉक्टर कर्नल घनश्याम शांडिल वहाँ पर गए और उन्हें भी यह कह दिया गया कि जो मशीन है वो आ जाएगी। सर ये मशीन है कि बीरबल की कुछ आई नहीं रही, क्या बात है? देखिए ऐसा है कि सीटी स्कैन मशीन जो है ये हमारे देश में नहीं बना करती है और ये इंग्लैंड से है। 128 स्लाइस की मशीन है और इसके ऊपर तकरीबन जो है 7 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार जो खर्च कर रही है। तो इतने सहज में जो है मशीन का आना जो है अनेकों कारणों से जो है इसमें बार-बार ये हो रहा है कि जब 10 से 12 दिन का टाइम दिया जा रहा है। अभी लेकिन आज मैं कह रहा हूँ, आज की बात के ऊपर आप विश्वास कीजिए कि 10-12 दिनों के अंदर ये मशीन जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी और इसकी पूरी सेवाएं जो हैं हमारे लोगों को मिलेगी। सरकार क्यों चाहेगी या हम क्यों चाहेंगे कि इसमें कोई डिले हो, पर कई बार कुछ कारणों से, ट्रांसपोर्टेशन के कारणों से और अन्य कारणों से जो है डिले जो है कई बार हो जाता है। लेकिन हम इसके लिए लगे हुए हैं आज भी और कल भी और आज भी। आज मैंने पुनः जो है विभाग को इसके बारे में जो है हाँ जी 10-12 उसमें कोई घोटाला नहीं है जी। और उसमें जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जो कंटेंट उसमें है और उसमें जो खरीद की प्रक्रिया है उसमें पूरे नियमों का पालन करते हुए उस खरीद की प्रक्रिया हुई है। गुणवत्ता युक्त सामान जो है उसमें डाला है। आरोप लगाने वालों ने ये स्पष्ट नहीं किया कि गुणवत्ता में कहाँ कमी थी। तो पूरे नियमों का पालन नॉन ब्रांडेड चीजें सामान है और कांग्रेस का आरोप है कि 500 रुपए की चीजें जो कि ब्रांडेड आती है 500 रुपए की किट में वो स्पेसिफाई करें ना कि कौन से ब्रांड की। देखिए ऐसे हवा में बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आरोप लगाने के लिए किसी भी सड़क चलते हुए व्यक्ति को कोई आरोप लगा दे, कोई भी उसके बाद उसको प्रमाणित करना पड़ेगा। और मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, 1 भी रुपए का कोई किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ जो है हमारे विभाग के अंदर गुंजाइश ही नहीं है। नियमों का पालन करते हुए, सब चीजों का ध्यान रखते हुए, सरकार का लोगों का पैसा है, कीमती पैसा है और ऐसे जो है उसका अच्छा जो है वो उपयोग हो। तो इस बात का जो है बिल्कुल हमने ध्यान रखा है विभाग में। और अगर कहीं किसी को शंका है सर तो क्या आप उसमें जांच करने का कोई लिखित में दें और प्रमाण सहित दें, तो अगर होगा उसमें कोई तथ्य होंगे तो हमें जांच करवाने से क्यों इनकार है। ऐसा उसमें जो कंपनियां है ना वो हमने देखी नहीं सुनी नहीं है, किन कंपनियों को सवाल है नहीं बताएं। ऐसा है, एक लेमैन जो है देखिए वो नहीं तय करेगा कि क्या
एज पर क्वालिटी, अगर हम उसका जो है गुणवत्ता देखें उसकी, तो वो गुणवत्ता के मापदंड में खरी उतरती है नहीं उतरती, वो मैं सर्टिफाई करूंगा, ना ही वो कोई जो है अन्य व्यक्ति जो है उसको सर्टिफाई करेगा। ये हमारी जो समिति बनती है, जो प्रोक्योरमेंट कमेटी होती है, वो सब चीजों को देखती है, नियमों के तहत जो है सारी खरीद फरोख्त हिमाचल प्रदेश के अंदर होती है, और कोई ऐसी गड़बड़ जो है वो नहीं हुई है, ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन क्या टेंडर हुआ है सर इसका लास्ट पिछले एक साल में 2020 से 21 से 22 के बीच में इसका टेंडर हुआ है? इसकी तो सूचना अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन जानकारी प्राप्त करके आपको बता देंगे इसकी। लेकिन मैं आपको ये बोल सकता हूँ, मैं आपको ये कह सकता हूँ, किसी भी इस प्रकार की गड़बड़ के लिए, घोटाले के लिए जो है कोई स्कोप नहीं है, जीरो टॉलरेंस है हमारी ऐसे किसी भी जो है वो काम के प्रति डॉक्टर साहब इसमें कोई गड़बड़ हो नहीं सकती। इसमें जो चार्जेस हैं पेशेंट से वो इंक्रीज कर दिए गए, इंक्रीज हो जाएंगे, ऐसा क्यों? इसमें स्कैन के जो पहले चार्जेस थे वो कम थे। देखिए मैं एक और उपलब्धि जो है आपको मैं बताना भूल गया हूँ। चार्जेस के बारे में तो हम देख लेंगे, इंक्रीज अगर कितना उसमें इंक्रीज हो रहा होगा, और मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें हम तय करेंगे, और तय करेंगे जिससे लोगों को जो है वो तकलीफ ना हो, उसको पे कर देंगे, ये हम कह सकते हैं। जो सोलन का अस्पताल है उसका जो कल्याण हो नहीं रहा है, और चाहे एक्सरे प्लांट है और चाहे जो ऑक्सीजन प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट भी अब तक वर्किंग में नहीं आया है, और जो साथ में जो वेंटिलेटर्स हैं वो भी अभी तक वर्किंग। ऐसा है, सारे हमारे वेंटिलेटर्स जो हैं वो फंक्शनल हैं, लेकिन जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी, आज तो शायद मुझे लगता है जैसे प्लांट की क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन जो है ये तीसरी वेव के अंदर जो है वो बहुत कम है, और नॉर्मल ऑक्सीजन पे जितनी अभी आवश्यकता जो है हमारे इस अस्पताल के अंदर रोगियों को है, उसके मुताबिक सारी व्यवस्था जो चली हुई है। लेकिन किसी भी स्थिति के अंदर, मैंने आपको बोला है, किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये मैं आपको जो है यहाँ पर बड़े दावे के साथ में कहना चाहता हूँ। एक मैं उपलब्धि और एक बहुत बड़ा एक जो कार्य जो है, एक जो निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, उससे मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ कि अभी हमारी जो लास्ट हमारी जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उसमें एक खुली निविदा के आधार पर ओपन टेंडर किया था हमारे विभाग ने, और उसमें जो है, क्योंकि अभी तक जो है ये टेस्ट करने का जिम्मा SRL करके जो एक कंपनी जो कर रही थी, वो चुनिंदा अस्पतालों में जो कर रही थी। अब हमने ये फैसला किया है कि क्योंकि 53 टेस्ट जो है वो निःशुल्क होते हैं लैब्स में, हमारे 53 जो हमारे बेसिक टेस्ट हैं वो निःशुल्क होते हैं, और 236 जांच, और इसमें 53 निःशुल्क जांच भी जो है वो शामिल है। अब ये सेवाएं जो हैं ये CHC स्तर तक जो है ये टेस्ट की सुविधा जो है हमारे प्रदेश में मिलेगी, और इसके साथ जो है इसके लिए जो है वो कर्सना डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड पुणे, और इन्होंने जो रेट्स दिए हैं IGMC के द्वारा जो तय जो दरें हैं उससे 40.50% कम करके जो है उन्होंने रेट्स जो है वो दिए। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो पूरे प्रदेश भर में हमारे लोगों को जो है स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से जो है टेस्ट की दृष्टि से जो है वो मिलेगा, और इसका लेटर ऑफ इंटेंट जो है इस कंपनी को जारी कर दिया गया है, और बहुत जल्दी ये MOU भी जो है उनके साथ हम साइन करने वाले हैं। डायरेक्टर निदेशक स्वास्थ्य सेवा हिमाचल प्रदेश को जो है निर्देश जारी हो गए हैं, बहुत जल्दी ये MOU जो है वो साइन हो जाएगा, और अगले महीने से जो है ये टेस्ट की सुविधा जो है 40% कम लागत पर ये टेस्ट की सुविधा जो है पूरे प्रदेश में जो है वो मिलना जो है हमारे लोगों को शुरू हो जाएगी CHC स्तर पर। हाँ जी, तो ये 100 से अधिक केंद्रों पर ये टेस्ट होंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में। सोलन वासियों का ये कहना है कि प्रदेश की स्वास्थ्य कमान समाज अपना खुद का जिला ही भूल चुके हैं, बहुत सारी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो 101 पद जो है डॉक्टर्स के स्वीकृत हैं, हमने जो है 98, ठीक है, और 28 हमारे जो हैं हमारे NHM कर्मचारियों के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, वो स्ट्राइक पर थे, हमने उनके साथ बैठक की है, मैं उस बैठक में था, और उनके जो मुद्दे थे उनको सुलझाने के लिए हमने उनको आश्वस्त किया है। हमने 3 महीने का जो है उनसे समय मांगा है। उन्होंने कहा है कि हमको रेगुलर पे स्केल जो है वो देने चाहिए, लेकिन हमने जो है केंद्र से हमने स्वीकृति ले ली है
रेगुलर पे स्केल्स के समकक्ष ही उनको जो है वेतनमान प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने अतिरिक्त और भी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि केरला सरकार ने या मध्य प्रदेश सरकार ने या मणिपुर सरकार ने या हरियाणा ने कुछ विशेष जो है वहाँ के एनएचएम कर्मचारियों के लिए जो किया। हमने कहा है 3 माह का समय जो है हमें चाहिए और 3 महीने में जो है ये हम केस स्टडी करेंगे इन सब राज्यों में उन सरकारों ने विशेष क्या किया है, और अगर वो किया होगा वहां पर तो मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश में भी उसको करेंगे। तो उस पर आश्वस्त होकर के फिर एनएचएम कर्मियों ने अपनी जो हड़ताल है उसको उन्होंने वापस लिया है। साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारी जो आशा वर्कर्स हैं जो कि एक किस्म से अलग अलग योजनाओं में उनको लगाया जाता है और स्वास्थ्य सेवाओं की भी जो है वो के लिए अगर मैं कहूँ तो वो रीढ़ की हड्डी है। और वैक्सीनेशन का जो हम इतना जिसका श्रेय जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिला है, पूरे देश भर में जिसकी चर्चा हुई, पूरे देश भर में अन्य प्रांतों ने भी हमसे पूछा है कि आप बताएं आपने जो ये वैक्सीनेशन का कार्य जो है वो ठीक प्रकार से संपन्न किया हिमाचल प्रदेश में, सबसे पहले आपने कर लिया, तो आपने कैसे किया? तो और प्रदेशों ने भी जो है हमसे हमने प्लान क्या अडॉप्ट किया था उसकी जानकारी हमारे प्रदेश से ली। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको लेकर के हमारी भीड़ जो है वो थपथपाई है। तो मैं अगर ये कहूं कि आशा कार्यकर्ताओं का इसमें बहुत जो है वो योगदान रहा है, उनके साथ भी हमने बैठे हुए और उनको भी जो है उनकी भी ग्रीवेंसेस जो हैं उसको भी हमने एड्रेस करने का उनको आश्वासन दिया है। मुझे लगता है आशा वर्कर्स को हिमाचल प्रदेश के अंदर हम जो है 2750 रुपया हिमाचल प्रदेश सरकार देती है, 2000 रुपया प्रति माह जो केंद्र सरकार देती है, और किसी भी प्रदेश सरकार के द्वारा ये दिए जाने वाला अंशदान जो है पूरे देश भर में सबसे ज्यादा है और इंसेंटिव्स भी जो है फिर योजना के मुताबिक जो है इनको मिलते हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और अभी जो है हिमाचल प्रदेश में हमारे लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करता हूं कि 780 आशा वर्कर्स के और पद जो हैं, क्योंकि ये एनएचएम कार्यक्रम के तहत जो है ये सारा जो है इनकी नियुक्तियां भी होती हैं और गाइडलाइंस भी तय होती हैं, स्वीकृति भी वहीं से होती है। तो हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो 780 और आशा वर्कर्स की पोस्टें जो हैं वो हमको स्वीकृत हो गई हैं और अभी कुल मिलाकर के ये 7,872 आशा वर्कर्स जो हैं वर्तमान में तैनात हैं। तो इस 780 की वृद्धि के साथ अब कुल आशा वर्कर्स की संख्या हिमाचल प्रदेश में 8,652 जो है वो हो जाएगी। डॉक्टर साहब एक छोटा सा सवाल है, आपके जैसे सर्व शिक्षा अभियान में आप लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट के टीचर्स थे उनको रेगुलराइज किया, उसी तरह से एनएचएम के जो डॉक्टर्स हैं उनको कम से कम कर्मचारी जितने भी उसमें लगे हैं 23 साल हो चुके हैं उन लोगों को और अभी तक वो रेगुलराइज नहीं हुए। जब हम उनके अमाउंट की उनकी सैलरी की बात करते हैं तो उसमें भी वो 10,000 प्लस 5,000 प्लस मतलब वो 20-22 हज़ार करके जो 2016 से लगे थे 2022 में वो लोग क्रॉस कर चुके हैं उस लिमिट को जो वो अब 2022 में गवर्नमेंट देने वाली है। तो उस पर सरकार क्या करे? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और इसी नाते जो है हमने एनएचएम कर्मियों के साथ इनकी जो एसोसिएशन बनी हुई है प्रदेश भर की, उनके पदाधिकारियों के साथ जो है हमने, मैं था उसमें और हमारे स्वास्थ्य सचिव थे, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं उसमें थे और हमारे जो एमडी एनएचएम हैं वो उसमें थे और उनको हमने कहा था कि आप अपनी बैठक से पूर्व हमने उनसे आग्रह किया था कि अपनी मांगों को लेकर के एक विस्तृत एजेंडा आप हमारे को दो कि आप चाहते क्या हैं प्रदेश सरकार के साथ। और मुझे लगता है कि ये जो नए वेतनमान जो हमने केंद्र से जिसकी स्वीकृति जो है जिसे जो हमने ली है उसमें प्रति कर्मचारी जो है वो 10,000 से लेकर के 10 से 12 का इंक्रीज जो है उनको मिल रहा है। लेकिन हमने फिर उनको कहा है कि जो उन्होंने कहा था कि अन्य प्रदेशों ने कुछ विशेष जो है एनएचएम कर्मियों के लिए किया है और उनका ये कहना था कि जब वो अन्य प्रदेश कर सकते हैं तो हिमाचल प्रदेश क्यों नहीं कर सकता है। तो मैंने आपसे कह दिया है कि हमने 3 महीने का समय जो है उनसे मांगा है और हम इसको बहुत गंभीरतापूर्वक और एनएचएम कर्मियों के हित को ध्यान में रखते हुए हम उसको जो है हम स्टडी करेंगे और वो प्रावधान अगर हमें हिमाचल प्रदेश में लागू करने पड़ेंगे तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। ये हमने उनको आश्वासन दिया। देखिए, ये पोस्ट क्रिएशन की जो बात है ये हर डिपार्टमेंट की तरफ से आती है, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है। अभी मुझे देखिए 1600 अब आज अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर का जो सैंक्शन पोस्ट है हमारी, तो एक भी पद जो है आज खाली नहीं है, यानी डॉक्टर्स की सब पोस्ट जो है बनी हुई है। तो हमको जो है वो एडिशनल पोस्ट जो है वो क्रिएट हमको करनी पड़ेगी और इसका वेज एंड मीन्स
किस प्रकार से हमको इसको करना है उसकी ओर जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से आयुर्वेद विभाग में भी जो है काफ़ी पद जो है खाली पड़े हुए हैं, उनको भी भरे जाने की दिशा में जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जब अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी रहती है तो आपने जब कांग्रेस की सरकार की सत्ता में तो उस वक्त आपने अस्पतालों के बाहर बैठकर धरने प्रदर्शन किए। जब आपने धरने प्रदर्शन किए तो उस वक्त आपको ये लगता कि आपके धरने प्रदर्शन अधूरे थे? क्योंकि जब यह पूरे घटनाक्रम और जब ये सिलसिले सामने आ रहे थे तब उस दौरान अस्पतालों में जो है जो मशीनरी है और जो साथ में इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी स्कैरसिटी, आज भी जो स्कैरसिटी है वो इंस्ट्रूमेंट्स की और मशीनरी की देखी जाती है। तो क्या उसके लिए आप कंपेयर कर लो, हम आपको डाटा देंगे इस सरकार से पूर्व का और इस सरकार का। मैंने कहा आमूलचूल परिवर्तन स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर इन 4 वर्षों के अंदर आए। हम इक्विपमेंट्स की दृष्टि से हम कहें, आज चंबा जैसे जो है दूर दराज क्षेत्र में भी हमने जो है वो सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध करवाने का कार्य जो है हमारी सरकार ने किया है। नाहन में जो है सीटी स्कैन मशीन लगाने का कार्य जो हमारी सरकार ने किया है। बिलासपुर में सीटी स्कैन मशीन जो है लगाने का काम जो है हमारी सरकार ने किया है। हमीरपुर में जो है वो सीटी स्कैन मशीन लगाने का कार्य जो हमारी सरकार ने किया है। सोलन की आगे सीटी स्कैन मशीन जो है कुछ ही दिनों में जो है यहाँ पर भी स्थापित हो जाएगी। ठीक है, उसमें विलंब हुआ है, उसके लिए मुझे खेद भी है, हमारा अपना जिला है। और जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है तो डॉक्टर्स की दृष्टि से जो है हिमाचल परिपूर्ण है आज, और आप कंपेयर करना ही, और डॉक्टर्स जो हैं काफी ज्यादा संख्या में निकल भी रहे हैं। तो मुझे लगता है, और एम्स जैसा अस्पताल भी जो है हमारे को एक विशेष उपलब्धि जो है वो हमारे प्रदेश के लिए ये है कि एम्स जैसा उच्च स्तरीय अस्पताल जो है वो हमारे छोटे प्रदेश के लिए स्वीकृत हुआ है, जहाँ पर ओपीडी सेवाएं भी जो है वो प्रारंभ हो गई हैं। सम्मानीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से हमको वो अस्पताल मिला है, और उन्हीं की उपस्थिति में वहां पर ओपीडी सेवाएं भी जो है अभी पीछे जब उनका प्रवास हुआ था, और सेकेंड डोज को पूरे देश भर में सबसे पहले लगा देने का, पूरा करने का कार्य जो हिमाचल प्रदेश ने संपन्न किया था, उसी के उपलक्ष्य में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी उस कार्यक्रम में था। तो वहां ओपीडी प्रारंभ हो गई है, और अगले वर्ष इसी वर्ष जून तक जो है वहां पर पूर्ण रूपेण सब प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं एम्स में भी मिलना जो है शुरू हो जाएंगी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है हमारे प्रदेश के लिए, जिसमें प्रदेश सरकार के प्रयास रहे हैं और केंद्र सरकार का आशीर्वाद से जो है ये उपलब्धि जो है हिमाचल प्रदेश के झोली में जो है वो आई। डॉक्टर साहब, आपने बात करी हाँ जी, बिल्कुल, वो शिलान्यास हुआ था और उसमें सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में वो शिलान्यास हुआ है। उसमें अभी 2 करोड़ रुपए की राशि जो है वो जो MCH है, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, उसके लिए प्राप्त हो गई है, विभाग को प्राप्त हो गई है, PWD को विभाग प्राप्त हो गई है। लेकिन अभी उनका ड्राइंग्स और एस्टिमेट्स जो है वो अभी बन रहे हैं। आज ही मेरी SC से बात हुई है, बहुत जल्दी ये प्रक्रिया जो है पूर्ण हो जाएगी। मैंने उनको ये कहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रॉमा सेंटर भी बनना है, अस्पताल भी बनना है, तो तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर की राशि जो है इसके ऊपर जो है खर्च आएगी। अभी सरकार की तरफ से जो है इसके लिए बजट मुहैया कराया जाना है। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी यहाँ जब वो आए थे कि इसके लिए जो है 15 करोड़ रुपए की उन्होंने राशि जो है उसकी घोषणा उन्होंने की थी। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि इस बजट के बाद जो है इसके लिए जो है, क्योंकि मुझे लगता है कार्य को प्रारंभ करने के लिए 25% कुल लागत का जो है वो अगर हो तो फिर उसके बाद उसका टेंडर हो सकता है, कार्य जो है वो शुरू हो सकता है। लेकिन मैंने जो है ये विभाग को कहा है कि MCH का जो है वो फाउंडेशन, उसका कार्य जो है उसका टेंडर जो है हम कर दें, क्योंकि उसके लिए तो राशि जो है वो हमारे पास है, और उसके लिए जो 8 करोड़ है वो भी बहुत जल्दी जो है वो आ जाएगा। मुझे लगता है कि 1.5 से 2 महीने के अंतर में जो है उसका निर्माण कार्य जो है वो शुरू होने की पूरी उम्मीद है। मेरा प्रश्न है कैंसर हॉस्पिटल शिमला में। मैंने आपके ध्यान शायद पहले भी आया था कि पैट स्कैन की जो मशीन है जिसका पूरे हिमाचल में आज तक कोई प्रबंध नहीं हुआ, जिसके टेस्ट के लिए लोगों को जो कैंसर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं गरीब लोग हैं वो चंडीगढ़ जाते हैं टेस्ट करवाने, जिसका तकरीबन प्राइवेट में 30,000 है और सरकारी में PGI में तकरीबन 15,000 लगते हैं और 4 महीने की डेट मिलती है। तो पिछले बजट में ये क्लियर हो चुका था, बजट इसका प्रावधान हो चुका, इसका शिलान्यास कब तक हो जाएगा? इसमें थोड़ा फॉरेस्ट जहाँ पर जो जगह चिन्हित की है उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस का मामला जो है जुमेर में पठानिया जी ने बोला थी मैंने क्लियरेंस दे दी है, नहीं हुई है, उसकी कब तक हो जाएगा सर?
अभी फॉरेस्ट क्लियरेंस के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ कब तक ये होगा, लेकिन सरकार ने इसके लिए पैसा जो मुहैया करवा दिया है और इसकी खरीद भी जो है जल्दी होने के उपरांत इसमें थोड़ा डिले जो है वो जरूर हो रहा है, लेकिन मैं अभी इसमें समय सीमा नहीं बता पाऊंगा कि कब तक ये पेट स्कैन जो है बन जाएगा। लेकिन प्रदेश में अन्य स्थानों के ऊपर भी पेट स्कैन सुविधा जो है उपलब्ध करवाने की सरकार की योजना जो है वो सरकार की जो है विचार। कोरोना काल की जब कोरोना की पहली दूसरी लहर आई तो प्रदेश में करोड़ों के मेक अस्पताल बनाए, अब वो दिख नहीं रहे। जब बन रहे थे बहुत कोशिश नहीं करी सरकार ने, तो उसका सामान कहाँ है? क्या पब्लिक जाना करती है? रेंट पे लिए थे क्या? मतलब वो अगर और कोरोना के केसेस बढ़ जाए तो ऐसे करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे, रेंट पे नहीं लिए गए। देखिए सामान कहाँ है? देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से जो है उसके लिए पैसा जो है वो स्वीकृत हुआ था और उसमें काफी जो स्ट्रक्चर खड़े किए गए, काफी चीजें तो उसमें जो है वो अस्पतालों के काम में जो है आने वाली चीजें जैसे बेड्स, अन्य उपकरण है, वो सब जो है अस्पताल में जो है वो यूज हो सकते हैं, जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहां पर वो जा सकते हैं। लेकिन देखिए ऐसा है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अभी कोविड का खतरा जो है वो टला नहीं है और मैं आपको ये बताना चाहूंगा तकरीबन 10,000 बेड्स की क्षमता जो है पूरे प्रदेश के अंदर, कि अगर ऐसी स्थिति भी हो जाए कि 10,000 पेशेंट्स भी हमको एडमिट करने पड़े तो उस क्षमता को पूरे प्रदेश के अंदर जो है हमने खड़ा किया। वो एक विशेष परिस्थिति थी, विशेष स्थिति थी, वो आपातकालीन स्थिति थी और उसमें हर वो काम करना बनता था, हर वो कदम उठाना बनता था जिससे लोगों की जान की रक्षा हो सकती, क्योंकि लोगों के पैसे का महत्व नहीं है, अगर महत्व है तो लोगों की जान का जो है वो प्रश्न है, उसका महत्व है। हमारे लिए प्रदेश के एक एक व्यक्ति का जीवन जो है वो महत्व है। सर ऐसे है कि स्वास्थ्य और बिहार में स्वास्थ्य एम्बुलेंस खड़ा करने की ये बात बड़ी लंबे से चल रही है, लेकिन वहाँ नहीं होगा। किसी आपकी एम्बुलेंस और अभी लगता है 3-4 दिन पहले पहुँच गए जी, इसको जरूर जो है इसके ऊपर हम जरूर विचार करेंगे, क्योंकि कुनिहार से जो है वो बात आती है। सुबाथू तो मुझे लगता है कि फिर भी धर्मपुर से कवर जो है वो हो जाता है, लेकिन कुनिहार में विशेष जो है वो समस्या है, वहाँ से आग्रह भी आ रहा है, तो इसको बिल्कुल एग्जामिन करने के बाद जो है और वहाँ हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पर एक एम्बुलेंस जो है वो 108 सर सोलर अस्पताल की बात करें तो सोलर अस्पताल में पिछले काफी समय से ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि एक बेसिक कम्युनिटी है, मिलनी चाहिए लेकिन वही नहीं मिल रही है। सब बाहर के हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, सर्जरी तो हो रही। चलिए ठीक है, इसमें जो भी देख लेंगे इसमें क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है, इसका निवारण करेंगे। डॉक्टर साहब सर, आमतौर पे देखा गया जो इमरजेंसी सर्विस है आपकी बॉर्डर एरिया पे वो रात को ठप है, डॉक्टर जो है बाहर निकल जाते हैं, बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, वहीं उनके क्वार्टर सब, तो रात का जो आपातकालीन सेवा है आपकी बॉर्डर एरिया पे वो किस तरह से सुचारू कर रहे हैं आप? अक्सर ठप है। दूसरा, सरकारी क्षेत्र का डॉक्टर जो है निजी क्षेत्र की ओर पलायन कर रहा है, इस पर सरकार क्या करे? सुन लो यार। एक तो जैसे आपने कहा है कि बॉर्डर एरियाज पर जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, ऐसी कोई शिकायत आज तक जो विभाग को प्राप्त नहीं है। कोई शिकायत आएगी, शिकायत तो कोई मुद्दा होगा, तभी जो है वो कदम उठाया जाएगा। लेकिन आपने जो कहा है, शिकायत तो जजों को दी जाती है ना जी, अब शिकायत तो क्यों देनी? आपका पूरा आमला है, नहीं सीएमओ है, बीएमओ है, इन लोगों ने तो फोन उठाने बंद कर दिए जब पूछते हैं कोई भी। कोविड की जानकारी देने अब शिकायत देने कोई तो आएगा नहीं आपके पास। ये बात ठीक है, देखिए ऐसा है, सीबू साहब यही है, मैं इनसे भी कहना चाहूंगा कि एक तालमेल, देखिए पत्रकार जो हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है समाज में, और हमें भी जो है कहीं अगर रास्ता कोई दिखाता है और कहीं से अगर हम जो है कहीं कोई हम दिशा लेते हैं तो पत्रकारों से भी हम लेते हैं, सीखते भी हैं, और काफी चीजें जो है वो जो देखते हैं लोगों को हो रही है आपके माध्यम से आती है, और जागरूक पत्रकारों का होना जो है मैं समझता हूँ एक बहुत आवश्यक एक वो घटक है समाज का। तो इसमें अगर कोई कमी खामी है इसको बिल्कुल हम इसको देखेंगे भी, इसको हम पूरा भी करेंगे, और सीएमओ साहब यही है, मैं इनसे कहूंगा भाई ये कम्युनिकेशन तो रहना चाहिए, क्यों ना कम्युनिकेशन रहे, हम लोक सेवा में है, जन सेवा में है, और ऐसा एक दायित्व हमारे पास है, लोगों के स्वास्थ्य का जिम्मा जो है हमारे ऊपर है, तो पत्रकारों के फोन नहीं उठेंगे तो फिर ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। और दूसरे जो सरकारी क्षेत्र से निजी को जा रहे हैं डॉक्टर आपके,
एक्सपर्ट डॉक्टर जा रहे हैं। अभी राजन सूद ने 4 दिन पहले इस्तीफा दिया है, वो शायद कहीं यहाँ आसपास ही कर रहे हैं। राजन सूद जी ठीक ये क्या है, कारण है कि क्यों जा रहे हैं? क्या आप वो अपने पारिवारिक कारणों से, देखिए उन्होंने अप्लाई किया है, नियमों के तहत उन्होंने अप्लाई किया है और नियमों के तहत ही उन्हें स्वीकृति जो है वो सरकारी सेवा छोड़ने की दी गई है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो नियमों के तहत अप्लाई करता है और अपना सेवा का कुछ कार्यकाल जो अपेक्षित होता है पूर्ण करने के बाद वो सरकारी सेवा से जा भी सकता है। अगर कॉज बहुत जेन्युइन है, किसी की पारिवारिक समस्या है, किसी का मान लीजिए परिवार ही बिखर रहा है, तो फिर उसको जो है ऐसी सेवानिवृत्ति दिया जाना जो है वो कई बार अपेक्षित भी होता है, जरूरी भी होता है और नियमों के तहत उनको जो है वो सरकारी सेवा से निवृत्ति उनको नियमों के तहत दी गई। डॉक्टर साहब यदि बात करें जनमंच की, प्रदेश सरकार ने जनमंच जो है वो जारी किया और जनमंच की अगर हम बात करें तो जनमंच ब्यूरोक्रेसी की आलोचना करने तक सीमित रहती है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका आरोप यह है कि जो जनमंच है उसमें हमारी आलोचना की जाती है। ऐसे में जो जनमंच है उसमें केवल आलोचना, ऐसा नहीं होता है। जब कहीं कोताही होगी तो उस कोताही के लिए उस अधिकारी को तो बोला ही जाएगा, क्यों नहीं बोला जाएगा। थोड़ी बाकी है, पूरी नहीं है, अभी सारा वो डिटेल दे दूंगा आपको, अभी नहीं है। दाड़ला अस्पताल को शुरू हो रहा है, उद्घाटन कर दिया है मुख्यमंत्री ने, फिर शुरू हो रहा है दाड़ला कर रहे हैं उसको।